हेलो फ्रेंड्स, जेवी पॉलिटिकल साइंस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जयप्रकाश नारायण के बारे में जानेंगे। उनकी लाइफ और उनके पॉलिटिकल आइडियाज़ के बारे में आज हम जानेंगे। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 में बिहार राज्य के चंपारण डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में हुआ। जयप्रकाश नारायण को जेपी के नाम से भी जाना जाता है। उनकी हायर स्टडीज़ को कंप्लीट करने के लिए उनके माता पिता ने उन्हें यूएसए भेज दिया, जहां पर उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। लेकिन बाद में उन्होंने अपने कोर्स को स्विच करके सोशोलॉजी में आ गए यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में, और यहीं पर वो मार्क्सिज्म के संपर्क में आए और एम.एन. रॉय के संपर्क में आए। यहीं से उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट शुरू होता है, क्योंकि मार्क्सिज्म की स्टडी का उनके विचारों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा और वो एक संपूर्ण ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट बन गए। नाइनटीन 1929 में वो भारत वापस लौट गए। यहाँ आने के बाद उन्होंने नेशनल मूवमेंट को ज्वाइन किया। उनका मानना था कि भारत में जो भी सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उन सबको समाजवाद की स्थापना के साथ सुलझाया जा सकता है। तो वो भारत में समाजवाद की स्थापना करना चाहते थे। असहयोग आंदोलन के दौरान वो नासिक जेल में बंदी रहे। यहाँ पर उनकी मुलाकात राम मनोहर लोहिया और नरेंद्र देव जैसे समाजवादियों से हुई। नाइनटीन 34 में वो जेल से बाहर निकले। जेल से बाहर निकलने के बाद उन्होंने सीएसपी की स्थापना की। सीएसपी मतलब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। इस पार्टी की स्थापना उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही की थी। पटना में उन्होंने और सोशलिस्ट कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन भी किया मई 1934 में। 1936 में जेपी नारायण ने एक बुकलेट प्रकाशित की जिसका नाम था वाई सोशलिज्म। यह बुक समाजवादियों के लिए एक मार्गदर्शक का कार्य करती है, और इस बुक में उन्होंने सीएसपी यानी कि कांग्रेस सोशल पार्टी के जो एक्शन प्लान थे उनके आइडियाज़ को भी हाईलाइट किया है। 1930 तक जेपी नारायण मार्क्सिस्ट के बहुत बड़े समर्थक बने रहे, लेकिन बाद में उनका विश्वास हिलने लगा, क्योंकि इसके दो मुख्य कारण थे। एक तो सोवियत रूस में स्टालिन की लीडरशिप में तानाशाही सरकार की स्थापना हुई थी, और अब सोवियत रूस एक बंद समाज बन गया था, यानी कि उनका बाहर की दुनिया से कोई नाता नहीं रहा था, जिससे उनके विकास पर भी इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा था। और वहाँ पर जो पॉलिटिकल राइवल्स थे उनको भी बहुत बुरे तरीके से दबाया जा रहा था, उनको मौत की सज़ा दी जा रही थी। तो इस तरह से वहाँ पर लोगों के हाथों में फ्रीडम न होकर तानाशाही सरकार स्थापित हो गई थी। समाजवाद की बजाय तानाशाही सरकार ने ले ली थी। तो इस चीज़ से के जेपी नारायण क्रिटिसाइज करते हैं, और जेपी नारायण मार्क्सिज्म के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आइडियाज़ को भी रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि मनुष्य का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वो अपना मैटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल दोनों कंपोनेंट को डेवलप न कर ले। तो मनुष्य के विकास के लिए मैटेरियलिस्टिक भी उतना ही ज़रूरी है और स्पिरिचुअल भी उतना ही स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी उतना ही ज़रूरी है। और जेपी नारायण डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटरेट के आइडिया को भी क्रिटिसाइज करते हैं। उनका मानना है कि समाजवाद की स्थापना के लिए हिंसा की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अहिंसात्मक रूप और शांतिपूर्वक तरीके से समाजवाद की स्थापना की जाती है। वो इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि भारत में जब समाजवाद की स्थापना की जाएगी तो वो अहिंसात्मक रूप से और डेमोक्रेटिक मेथड से ही की जाएगी। इसके लिए वो रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी को, और वो प्लान बनाते हैं रिकन्स्ट्रक्टिंग का इंडियन पॉलिटी के लिए। भारत को आज़ादी मिल चुकी है और वहाँ पर नया संविधान लागू किया जा चुका है।
लेकिन जेपी नारायण डेमोक्रेटिक पॉलिटी के कार्य से खुश नहीं थे देश में, और दूसरे देशों की, यूरोप के देशों के पॉलिटिकल सिस्टम को जानने के लिए उन्होंने कई देशों की यात्रा की, वहाँ की गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है ये जानने के लिए। लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि हर पॉलिटिकल सिस्टम में एक मुख्य कमी, मेजर कमी आ रही है, वो है पावर का सेंट्रलाइज होना। यानी कि पावर कंसंट्रेट हो रही है एक ही जगह पर, और पावर डी कंसंट्रेट नहीं हो रही है। शक्ति गवर्नमेंट के हाथों में रह गई है और लोगों के हाथों में नहीं है। हर एक पॉलिटिकल सिस्टम का, हर एक गवर्नमेंट का यही मुख्य फॉल उनके सामने आया। 1959 में उन्होंने एक बुक को पब्लिश किया, अ प्लिया फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। इस बुक में उन्होंने रिप्लेसमेंट ऑफ प्रिविलिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक सिस्टम को बदलने की बात कही। उन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम को कम्युनिटेरियन डेमोक्रेटिक और डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी में बदलने की बात कही। कम्युनिटेरियन डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि एक ऐसा पिरामिडियल मॉडल जिसमें शक्ति यानी कि जो हमारी पावर है वो नीचे, हमारे पिरामिड में जो नीचे के पिलर हैं, नीचे की जो सरकारें हैं उनके पास हो, लोगों के पास, विलेजेस के पास, डिस्ट्रिक्ट के पास। इसके लिए जेपी नारायण ने एक 5 पिलर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट सजेस्ट किया। इस मॉडल में उन्होंने गवर्नमेंट को 5 भागों में बांट दिया, 5 लेवल पर: सेंटर, प्रोविंस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज। सेंटर और प्रोविंस पर में वो लिमिटेड पावर के पक्ष में थे, यानी कि इस लेवल पर पावर बिल्कुल लिमिटेड होनी चाहिए, जो बहुत ज़रूरी हो, जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे कि सीमाओं की रक्षा, सेना वगैरह। ये वाली पावर सिर्फ सेंट्रल लेवल और प्रोविंस लेवल पर होनी चाहिए। बाकी की जो पावर है डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज में होनी चाहिए। इस 5 पिलर मॉडल को जेपी नारायण स्वर्ग फ्रॉम बिलो, यानी कि नीचे से स्वर्ग के रूप में भी मानते हैं। और जेपी नारायण 5 पिलर मॉडल को लागू करने के लिए पार्टी लेस डेमोक्रेसी की स्थापना करना चाहते हैं, यानी कि वो दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में हैं। उनके अनुसार जो पार्टियां होती हैं वो केवल अपने स्वार्थ के लिए कार्य करती हैं, लोगों के हित में वो कार्य नहीं करती हैं। तो इस सोशल पॉलिटिकल सिस्टम को जेपी नारायण सर्वोदय का नाम देते हैं। सर्वोदय का मतलब होता है सबका उदय। सर्वोदय का कंसेप्ट ओरिजिनली गांधी जी से लिया गया है। विनोबा भावे ने भी सर्वोदय को डिफाइन किया है। विनोबा भावे के अनुसार सर्वोदय का मतलब गुड गवर्नमेंट और मेजॉरिटी रूल से नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है फ्रीडम फॉर गवर्नमेंट, यानी कि पावर का डिसेंट्रलाइज होना, लोगों के हाथों में पावर का आना। सर्वोदय को पॉलिटिकल रूप में इस तरह से रेफर किया जाता है कि लोग अपने इच्छा से अपना जीवन व्यतीत कर सके, पावर सबके पास हो, राजनीतिक पावर नीति पावर से और राजशक्ति लोक शक्ति से रिप्लेस हो जाए, यानी कि राजनीति पॉलिटिक्स ऑफ पावर, पॉलिटिक्स ऑफ पीपल बन जाए, और जो राजशक्ति है, पावर ऑफ स्टेट है, वो पावर ऑफ पीपल बन जाए। तो इस तरह से जेपी नारायण सर्वोदय के पक्ष में हैं, और यह जो आइडिया है यह उन्होंने गांधी जी से लिया है। सर्वोदय को लागू करने के लिए जेपी नारायण टोटल रिवॉल्यूशन का आइडियाज़ देते हैं। टोटल रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कि संपूर्ण क्रांति, यानी कि न केवल पॉलिटिकल रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी हमारे देश में क्रांति होनी चाहिए, जिससे हमारा देश बदल सके। और टोटल रिवॉल्यूशन का आइडिया 1975 में जब इंदिरा गांधी जी के टाइम इमरजेंसी लागू की गई थी तब उन्होंने देश में दिया था। वो संपूर्ण क्रांति के पक्ष में थे, पॉलिटिकल स्फीयर में भी और इकोनॉमिक स्फीयर में भी। पॉलिटिकल स्फीयर में वो चाहते थे कि इम्प्लीमेंट हो सर्वोदय मॉडल का,
पावर लोगों के हाथों में आ जाए, यानी कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम हो। और वो पॉलिटिकल जो पार्टी सिस्टम है उसको ख़त्म करना चाहते थे, यानी कि वो दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में थे। और चुनाव के सिस्टम में भी वो बदलाव लाना चाहते थे। और इकोनॉमिक स्फीयर में वो चाहते थे कि जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो कुछ लोगों के हाथों में ही ना हो, बल्कि सभी लोगों में बराबर हो, सभी लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। और संपत्ति दान पर उनका आइडियाज़ था कि लोग अपनी संपत्ति को दूसरों के लिए भी खुला, दूसरों के दान दें और दूसरों के यूज के लिए भी दें। इस तरह से वो रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज और वेल्थ के दूसरों के साथ शेयर करने में विश्वास करते थे। तो ये थे पॉलिटिकल आइडियाज़ जेपी नारायण के। एक बार हम इनकी लाइफ के बारे में और इसके पॉलिटिकल आइडियाज़ के बारे में रिवीजन कर लेते हैं। जन्म इनका हुआ था बिहार राज्य के चंपारण डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से विलेज में 11 अक्टूबर 1902 में। अपनी पढ़ाई के लिए वो यूएस से गए, जहाँ से उन्होंने समाजवाद में मार्क्सिज्म पढ़ा और एम.एन. रॉय के संपर्क में आई। इससे उनके विचारों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। नेशनल मूवमेंट में भी उन्होंने हिस्सा लिया। 1929 में वो भारत आ गए और उनका मानना था कि भारत में जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो सामाजिक रूप से हो चाहे वो इकोनॉमिक रूप से, वो समाजवाद की स्थापना के द्वारा ही सुलझाई जा सकती है। इसलिए वो समाजवाद को लागू करना चाहते थे। उसके बाद वो नासिक जेल में बंदी रहे, जहाँ पर वो राम मनोहर लोहिया और नरेंद्र देव जैसे समाजवादियों के संपर्क में आए। उनके साथ मिलकर उन्होंने 1934 में सीएसपी की स्थापना की और 1936 में वाई सोशलिज्म बुक का उन्होंने पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने यह बुक समाजवादियों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती है। पहले वो ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म के समर्थक थे, लेकिन 1930 के बाद उन्होंने क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया। इसके दो मुख्य कारण थे। एक तो सोवियत यूनियन में स्टोलिन की लीडरशिप में तानाशाही स्थापित हो गई थी। दूसरा, वो मार्क्सवाद के द्वंद्व भौतिकवाद को भी रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जितना भौतिकवाद का विकास जरूरी है उतना ही स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी मनुष्य के विकास के लिए ज़रूरी है। वो इंडियन पॉलिटी को रिकन्स्ट्रक्ट करना चाहते थे। उन्होंने 1959 में अपलिया फॉर द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी लिखी। इलेक्शन सिस्टम को ट्रांसफॉर्मिंग करना चाहते थे, बदलाव लाना चाहते थे, पार्टी सिस्टम को ख़त्म करना चाहते थे और शक्ति को, यानी कि पावर को लोगों के हाथों में देना चाहते थे, डिसेंट्रलाइज्ड ऑफ पावर करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 5 पिलर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट दिया, जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट को 5 भागों में बांटा: सेंटर, प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज। सेंटर और प्रोविंस लेवल पर पावर लिमिटेड होनी चाहिए और उनके अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज लेवल पर पावर वाइडली होनी चाहिए, यानी कि लोगों के हाथों में मेन पावर होनी चाहिए। वो सर्वोदय का भी आइडिया देते हैं और जो कि वो मुख्य रूप से गांधी जी से लेते हैं। सर्वोदय का मतलब होता है सबका उदय, यानी कि लोग अपनी इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत कर सकें, पावर डिसेंट्रलाइज्ड हो, राजशक्ति लोक शक्ति में बदल जाए और राजनीति लोक नीति में बदल जाए। इसके लिए वो टोटल रिवॉल्यूशन का आइडिया देते हैं, यानी कि संपूर्ण क्रांति का। 1975 में वो इसको लागू करते हैं। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लेवल पर वो दोनों ही लेवल पर वो संपूर्ण क्रांति का आइडिया देते हैं। पॉलिटिकल लेवल पर वो पार्टी सिस्टम को ख़त्म करना चाहते हैं, सर्वोदय मॉडल को लागू करना चाहते हैं और पावर डिसेंट्रलाइज करना चाहते हैं तथा इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बदलाव लाना चाहते हैं। और इकोनॉमिक स्फेयर में वो संपत्ति दान के आइडिया को देते हैं। वो चाहते हैं कि हर पावर कुछ ही लोगों के हाथों में न रहकर बल्कि सभी लोग अपनी नेसेसिटी फुलफिल कर सकें।
तो इस तरह से ये आइडियाज़ हैं। इनके मेन आइडियाज़ यही हैं: सर्वोदय, टोटल रिवॉल्यूशन, 5 पिलर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, और दल विहीन लोकतंत्र के समर्थक हैं, और ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट के पहले समर्थक थे लेकिन बाद में उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। ये सब उनके आइडियाज़ हैं। आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।